जय हिंद। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उससे संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे, न्यूमेरिकल्स। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये भी हम आपको बताए थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये भी बताए थे, और ये भी बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं डिटेल से। देखिए हम आपको बताए थे विद्युत द्विध्रुव कुछ नहीं है, एक बार फिर से हम शॉर्ट फॉर्म में दोहरा देते हैं। देखिए जो विद्युत द्विध्रुव है कुछ नहीं है, दो आवेश लीजिए जिनका परिमाण समान होना चाहिए, मतलब एक 10 कूलाम तो दूसरा भी 10 कूलाम, अगर पहला 2 कूलाम है तो दूसरा भी 2 कूलाम, अगर पहला 5 कूलाम है तो दूसरा भी आवेश 5 कूलाम होना चाहिए, मतलब दोनों आवेश का परिमाण बराबर होना चाहिए। दो आवेश लीजिए, मान लीजिए एक 5 कूलाम दूसरा भी 5 कूलाम, ठीक। दो आवेश जब प्रकृति में विपरीत यानी एक प्लस हो तो एक माइनस हो और अत्यल्प दूरी पे बहुत कम दूरी पे स्थित हो तो वो मिल करके पूरा जो मिल करके बनाएगा सिस्टम, इसी को बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इन दोनों आवेशों के संयोजन को हम क्या बोल रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहे हैं। जब ये दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी, मान लीजिए कि 1 mm दूरी हो गया, मतलब बहुत कम दूरी पे रखे हों, दोनों परिमाण में समान हो, प्रकृति में विपरीत हो तो विद्युत द्विध्रुव। और इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से दर्शाते हैं। ये क्या होता है, तो आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आवेश को हम अगर Q मान लें, हर जगह तो आवेश बदलता रहेगा, हम कोई भी आवेश ले सकते हैं, 10 कूलाम 5 कूलाम, तो आवेश कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम Q मान लें जनरल में, तो Q गुणे आवेश और आवेशों के बीच की दूरी, इस 1 mm की दूरी को हम 2L मानते हैं। क्यों 2L मानते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमको थोड़ी सुविधा होगी, इसको हम बताए थे पिछले लेक्चर में। तो P बराबर होता है Q इंटू 2L, ये हम एक फार्मूला निकाले थे। ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, ये हम निकाले थे। दूसरा चीज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कि उजाला होता है, मतलब कि उजाला होता है तो देखते हैं कि कहीं एकदम चटकार उजाला होता है, तो चटकार उजाला मतलब तीव्रता ज़्यादा, किसकी तीव्रता ज़्यादा है, तो ज्योति की तीव्रता ज़्यादा है। अब ज्योति लड़की उड़की कोई नहीं है, ज्योति जो उजाला होता है, तो ज्योति तीव्रता मतलब कि अगर ज्योति तीव्रता ज़्यादा होगा तो उजाला बहुत तेज होगा। वैसे ही यहाँ पे ये दोनों आवेश है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र जहाँ पे ज्यादा होगा मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। इसके पास जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम, जितना दूर जाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। समझ रहे हैं, तो ये हम आपको बताए थे। अब बताए थे आपको कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है इसके कारण जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। जनरल फार्मूला मतलब कि अगर मान लीजिए ये विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है और बोल दिया कि ये बिंदु कहीं P स्थित है, यहाँ पे कोई P बिंदु स्थित है, कोई भी बिंदु यहाँ पे स्थित है, आप कहीं पे भी अगर पूछ दे, कहीं पे रैंडम पूछ दे, तो उसके लिए हम जनरल फार्मूला लगाते हैं। और वो फार्मूला क्या होता है, KP अपॉन में RQ और रूट में होता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही होता है ना हमारा फार्मूला, हम ये आपको पिछले लेक्चर में डिराइव किए थे, ये जनरल फार्मूला है हमारा। दूसरा हम आपको फार्मूला बता चुके हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है। अब हम केस लेते हैं, पहले तो हम कहीं भी अटरंडम बिंदु ले रहे थे, अब एक केस लेते हैं। क्या केस लेते हैं कि ये दोनों आवेश, जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। अब इस अक्ष पे कहीं पे कोई बिंदु अगर स्थित है और इस बिंदु पे हमको इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो देखिए ये अक्ष पे स्थित है, तो ये अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछी जा रही है। कहीं पे पूछा जा रहा है तो वो तो अटरंडम है, मतलब हम कहीं से बता देंगे, जनरल फार्मूला से बता देंगे। लेकिन अक्षीय स्थिति में जब पूछेगा तो अक्षीय स्थिति के फार्मूला लगाएंगे। इससे भी निकल सकता है लेकिन इससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हमको लंबा जाना पड़ेगा, लेकिन अक्षीय स्थिति का फार्मूला लगाएंगे तुरंत आ जाएगा।
ठीक। तो ये अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो अक्ष है इसका केंद्र है, यहाँ पे केंद्र। अब इस केंद्र के लंबवत कोई बिंदु, यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु स्थित है, यहाँ पे हमसे पूछी जा रही है इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको बोलेंगे कि ये जो P बिंदु है ये कहाँ पे स्थित है, तो इस द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में क्यों? क्योंकि केंद्र से 90 डिग्री के कोण पर स्थित है। तो इस बिंदु पे अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो उसके लिए भी हम फार्मूला बताए थे। अक्षीय के लिए फार्मूला बताए थे। अक्षीय के लिए क्या फार्मूला बताए थे? EXS बराबर 2kp/r³ बताए थे, 2kp/r³ बताए थे। और निरक्षीय के लिए क्या बताए थे बाबू? निरक्षीय के लिए बताए थे kp/r³। और जो जनरल है वो तो आप देख ही रहे हैं। जनरल के लिए हम क्या बताए थे? जनरल के लिए बताए थे kp/r³ और रूट में 3 cos² θ+1। ये हम आपको फार्मूला बताए थे। अब ये थीटा क्या होता है? थीटा देखिए, अगर मान लीजिए कोई जनरल बिंदु है, यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कोई जनरल बिंदु है, ऐसे कोई यहाँ पे जनरल बिंदु हो गया, तो यहाँ से ये द्विध्रुव के साथ कितना कोण बना रहा है? पहले तो ये ऐसे खड़ा था तो 90 डिग्री बना रहा था, अब कितना बना रहा है? कोई P बिंदु जनरल बिंदु है, ना तो अक्ष पे है ना तो निरक्ष पे है, तब कितना कोण बना रहा है? यही थीटा है। ठीक, तो ये 3 फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। और ये द्विध्रुव को निकालने का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को निकालने का तरीका भी हम आपको बताए हैं। चलिए अब क्वेश्चन जो है उसको लगाते हैं। ये सारा फार्मूला हम एक बार आपको रिकॉल कराए हैं ताकि जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। पहला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 कूलाम तथा +10 कूलाम तथा -10 कूलाम का आवेश 1 mm की दूरी पर रखे हुए हैं। क्या कह रहा है? पहले जो फिगर बोल रहा है बनाने के लिए, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कुछ नहीं है, पहले जो फिगर बोल रहा है बनाने के लिए बना लीजिए। दूसरा क्या क्या दिया हुआ है उस क्वेश्चन में वो लिख लीजिए। हम फार्मूला लिखेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है फार्मूले में रख देंगे, बस उसके बाद सॉल्व कर देंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। हमारा पहला स्टेप क्या है? फिगर बनाइए। अगर फिगर दिया है उस क्वेश्चन में तो फिगर बनाइए। दूसरा स्टेप क्या है? फार्मूला लिखिए। फार्मूला लिखिए। फार्मूला अगर आप चाहें तो बाद में भी लिख सकते हैं। पहले देखिए कि हमको इसमें क्या दिया हुआ है, तो पहले दिया हुआ लिखिए। पहला स्टेप फिगर बनाइए, दूसरा क्या दिया हुआ है लिखिए, फिर फार्मूला लिखिए, कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा। ठीक, उसके बाद उस फार्मूले पे रख दीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा 10 कूलाम +10 कूलाम का कोई आवेश है, +10 कूलाम का कोई आवेश है यहाँ से। ठीक, यहाँ पे -10 कूलाम है और यहाँ पे +10 कूलाम है। ये दो आवेश हैं, +10 कूलाम और -10 कूलाम के। यह है ना +10 कूलाम तथा -10 कूलाम, दो आवेश हैं। दोनों कितने दूरी पे स्थित हैं? इनके बीच की दूरी है 1 mm है, 1 मिलीमीटर है, 1 mm की दूरी पर हैं, जो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जाहिर सी बात है दोनों आवेशों का परिमाण समान है, प्रकृति में विपरीत है, 10 कूलाम प्लस और माइनस में 10 कूलाम। ठीक, और इनके बीच की दूरी न्यूनतम है, बहुत कम है, 1 mm है। तो ये दोनों मिलकर के विद्युत द्विध्रुव बना लिए। तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। बिंदु P जो द्विध्रुव से 30 डिग्री के कोण पर स्थित है। एक कोई बिंदु है जो द्विध्रुव से, यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है, P बिंदु है, और ये बिंदु जो है द्विध्रुव के केंद्र से कितना कोण बना रहा है? तो ये बना रहा है कोण 30 डिग्री बना रहा है। ये हमको बता दिया है 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री के कोण पर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ठीक, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। अब बोल रहा है जबकि P केंद्र से 10 सेमी पर है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 सेमी। देखिए हम फिगर कितना अच्छे से बनाया, जो जो बोलता गया वो करते गए, बस फिगर बन गया, और कुछ नहीं करना होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। फिगर बन गया, अब सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है हमको, तो जो जो दिया है लिख लीजिए। दिया है क्या हमको? इसमें दिया है क्या? हमको आवेश का मान दिया, उनके बीच की दूरी दिया है, लेकिन हमको ये फार्मूला इसमें लगाना है। जनरल के लिए यही हम फार्मूला लगाते हैं कि नहीं? तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लिख लीजिए। अब हमको देखते हैं इसमें से क्या क्या दिया है। तो हमको P डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे पहले दे दिया है आवेश का मान। P बराबर क्या होता है? देखिए हमको पता है कि P बराबर होता है Q × 2L।
12 बीच की दूरी और Q आवेश जो होता है। तो हमको आवेश का मान भी दिया हुआ है और उनके बीच की दूरी, यानी हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं। फार्मूला में जो पहला हमको चाहिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल गया। K जो है कांस्टेंट है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान होता है 9 × 10⁹, ये हम आपको बता चुके हैं। तो K कांस्टेंट है, P हमको चाहिए, P यहाँ से फार्मूले से हम निकाल लेंगे। R दूरी चाहिए, दूरी कितना दिया हुआ है बाबू, दूरी हमको दिया हुआ है, दूरी ये देखिए 10 सेमी दूरी दिया हुआ है, 10 सेमी दूरी दिया हुआ है। इसको हम अगर एसआई सिस्टम में, देखिए हम क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो भी राशियाँ दी हुई हैं, जो भी क्वांटिटी दिए हुए हैं, सबको एसआई सिस्टम में यानी इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज कीजिए। यहाँ पे दूरी का जो एसआई सिस्टम होता है मीटर होता है एसआई सिस्टम में मात्रक। तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻², 10 × 10⁻², और ये मीटर में बदल गया। कैसे, तो सेमी की जगह पे हम क्या लिखते हैं 10⁻², ये हम आपको बता चुके हैं, पहले से बताए थे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻1 मीटर। कितना आएगा, 10⁻1 मीटर। ये हमारा दूरी आ गया। ठीक, अब चलिए हमको द्विध्रुव निकालना है। अभी दूरी मिल गया, इसके बाद थीटा, यहाँ पे हमको 3 cos थीटा, थीटा का मान कितना है, तो थीटा हमको यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री, कोण कितना है 30 डिग्री। तो हमको ये सब चीज़ें मिल गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम पहले द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे Q का मान हमको दिया हुआ है 10 कूलाम, 10 रखिए, गुणे 12 क्या है, आवेशों के बीच की दूरी। लेकिन ये बीच की दूरी यहाँ पे फिर से देखिए किस में दिया हुआ है, यहाँ पे ये 10 कूलाम, कूलाम क्या है, एसआई मात्रक है। लेकिन जो 1 mm है ये क्या एसआई मात्रक है, अभी हम बताएं दूरी का मात्रक एसआई में क्या होता है, मीटर। यहाँ पे mm दिया है, mm को पहले मीटर में चेंज कीजिए। मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से गुणा करते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। mm को चेंज करना है 10⁻3, सेमी को चेंज करना है 10⁻2, माइक्रो को चेंज करना है 10⁻6, माइक्रो को या पिको को चेंज करना है 10⁻12, नैनो को चेंज करना है 10⁻9। ये सब हम आपको बता चुके हैं पिछले कई लेक्चर में, 2-3 लेक्चर में बताए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे फिर से नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे P बराबर हमारा क्या आ गया, तो 10⁻1 और 10⁻3 मिलकर के क्या हो गया, 10⁻2। ये कूलाम मीटर आएगा, कूलाम मीटर इसका मात्रक। तो हमको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल गया। कैसे, देखिए जब बेस सेम हो तो बेस एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ करके लिख देते हैं। 1 और +-3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा कि नहीं। तो यही पावर जोड़ दिए हैं, बेस एक बार लिख दिए हैं, 1 से गुणा करेंगे वही रह जाएगा। तो हमको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी मिल गया। अब हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है Kp/R³। K हम क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, K का मतलब होता है। और P यहाँ से हम निकाले हैं 10⁻2, 10⁻2 निकाले हैं। ठीक, बटा में RQ है, बटा में RQ कर दीजिए। RQ का मतलब कि दूरी कितना है, हमको निकाला है 10⁻1 मीटर, 10⁻1 दूरी का क्यूब, इसका क्यूब कर दीजिए। फिर रूट में उसके बाद क्या है, 3 cos² थीटा, 3 cos और स्क्वायर, और थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री और +1 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो हमारा जनरल इस बिंदु पे, जनरल पॉइंट पे जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितना आएगी, तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। ठीक, और गुणे 10⁻2 तो पहले से है ऊपर, और बटा में क्या हो जाएगा, 10⁻1 से 3 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा 10⁻3। रूट में यहाँ पे 3 cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। कितना होता है बाबू, √3/2 होता है। अब cos स्क्वायर है, इसलिए cos थीटा का यहाँ पे हम cos 30 डिग्री का मान √3/2 लिखे हैं। cos स्क्वायर है यानी कि √3/2 का वर्ग और +1। ठीक, समझ रहे हैं, यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो जनरल पॉइंट पे हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा 10⁻2, यहाँ से काट दीजिए, 10⁻2 से 10⁻3 घटेगा, 10⁻1 बचेगा।
10 का पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। तो 9 गुणे 10 का पावर 9 पहले से था, ये 10 का पावर माइनस 1 ऊपर गया, 10 का पावर 1 हो गया प्लस में। पावर 1 होता है तो नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। रूट में क्या बचा हमारा, तो रूट में बचा 3 गुणे रूट 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, बटा में 2 दूना 4 आ गया और प्लस 1। 4 3 12, सॉरी देखिए 3 3 9 और बटा 4, 9 बटा 4 प्लस 1, ऐसे सीधा लिख दीजिए। इसको सॉल्व करके क्या लिख देंगे, 9 बटा 4 प्लस 1। लंबा नहीं जाएगा, इसे हम ऐसे निकालेंगे तो ये आएगा हमारा, कितना आएगा, 10 का पावर 9 और 10 का पावर 1, 10 का पावर कितना हो गया 10, 9 गुणे 10 का पावर 10। और रूट में क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 9 9 4 13, 13 बटा 4 कितना हो गया 13 बटा 4। 4 को हम 2 बाहर निकाल सकते हैं तो हमारा कितना आ गया, जो पी पॉइंट पे हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई 9 बटा 2 गुणे 10 के पावर, ये 4 को बाहर निकाले हैं 2 निकला है, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, जोड़ा बन जाएगा तो 2 1 2 बाहर निकल जाएगा, 10 का पावर 10, ठीक। और रूट में 13 बचेगा। अब इस 2 से 9 को काटेंगे तो आप चाहें तो काट सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं काट सकते हैं। ऐसे तो फिजिक्स में काटना ही चाहिए क्योंकि पॉइंट के फॉर्म में लिखना होता है हमको आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 4.5 और रूट में फिर लिख दीजिए 13 और गुणे 10 टू दी पावर 10, 10 टू दी पावर 10। और ये किस में आएगा, तो न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या आया, जो इस पी पॉइंट पे, इस पी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितना आया 4.5 इंटू रूट में 13 गुणे 10 का पावर 10, ठीक इतना आया न्यूटन प्रति कूलम में हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। हाँ थोड़ा आंसर लंबा आया है लेकिन कोई बात नहीं, यहीं पे छोड़ दिया जाएगा इसको। तो आशा है कि आप ये समझे होंगे। इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10 कूलम मीटर विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर 10 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है, बस देखिए क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या हमको बोल रहा है। हमको पहले से दिया हुआ है 10 कूलम प्रति मीटर, सॉरी 10 कूलम मीटर। कूलम मीटर किसका मात्रक होता है, अभी हम आपको बताया कि विद्युत द्विध्रुव का मात्रक कूलम मीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ 10 कूलम मीटर विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे सॉरी आघूर्ण छूट गया है, आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 10 कूलम मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अक्षीय स्थिति में, यानी P का मान हमको कितना दे दिया है, तो 10 कूलम मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं, P को ही बोलते हैं। तो 10 कूलम और मीटर, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान दे दिया है। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में हमको क्या पूछ रहा है, अक्षीय स्थिति में P बिंदु पर 10 मीटर की दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, देखिए मान लीजिए ये कोई Q आवेश यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस Q आवेश है। यहाँ से अक्षीय स्थिति में यहाँ पे कोई बिंदु है P, ये फिगर बना लीजिए। यहाँ से सेंटर से दूरी कितना दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर सेंटर से दूरी दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, P बिंदु पर 10 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि P बिंदु जो है 10 सेमी दूरी पर है और इस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। अक्षीय स्थिति में है, अक्ष पर ये बिंदु है इसलिए अक्षीय स्थिति में है। हमको R का मान कितना दिया हुआ है, तो 10 सेमी दिया हुआ है, ठीक। R का मान हमको दे दिया। हमसे पूछ रहा है EXS, ये अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम अभी बोले हैं जो भी हमको दिया रहेगा उसको हम SI यूनिट में चेंज करेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलम मीटर होता है, लेकिन दूरी का SI मात्रक कभी बताया मीटर होता है। इसको कैसे चेंज करेंगे, 10 गुणे 10 के पावर माइनस 2 सेंटीमीटर है इसलिए 10 का पावर माइनस 2 हो गया, ये मीटर में चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व करके 10 का पावर 1 है, 10 का पावर माइनस 2, 10 का पावर माइनस 1 बचेगा मीटर में, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। हम अभी आपको फार्मूला लिखे थे कि EXS बराबर क्या होता है, 2kp अपॉन में RQ होता है। ये हम चाहें तो इस फार्मूला से भी इसको कर सकते हैं। इस फार्मूला से कैसे कर सकते हैं, जनरल फार्मूला जो हमारा है
KP अपॉन RQ और रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा और +1। यहाँ पे थीटा क्या लेंगे, सब कुछ तो हमको मालूम है, के भी मालूम है, पी भी मालूम है, RQ भी मालूम है, लेकिन थीटा क्या लिया जाएगा। देखिए थीटा अक्ष पे ये बिंदु है, इसलिए थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। जैसे 0 होगा cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 से 3 में गुणा होगा 3 और 3 एक 4, 4 निकल के बाहर आएगा 2, तो यही पे ये फार्मूला बन जाएगा 2KP अपॉन RQ। ये हम पिछले लेक्चर में भी आपको सॉल्व कराए थे। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधा सीधा मान रख देंगे, जो भी हमारा मान है इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें रखेंगे, इसमें थोड़ा आसान है, 2k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये k होता है और इसका मान होता है 9 × 10⁹, ये कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पे k के जगह पे क्या रखेंगे, 9 × 10⁹ और गुणे p हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10 कूलाम मीटर और बटा में RQ दूरी 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज किए हैं 10⁻⁻1 और इसका क्यूब, दूरी का क्यूब। बस फार्मूला को ध्यान में रखते हुए आप क्या कीजिए, मान रखिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बस आपका आंसर आ गया। न्यूमेरिकल कुछ नहीं होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 9 दूना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, यहाँ से 9 से 2 में गुणा होगा 18 हो गया, 10⁻1 और 10⁻9 मिल करके 10⁻10 हो जाएगा और बटा में 10⁻3 से -1 में गुणा होगा 10⁻−3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, EXCS बराबर आ जाएगा 18 × 10⁻10 और गुणे 10⁻3 का है। देखिए 10⁻−3 नीचे ऊपर जाएगा, 10⁻3 चिन्ह बदल जाएगा, पावर का माइनस में प्लस में रहेगा माइनस में। यहाँ से हम निकाल सकते हैं EXCS बराबर, अगर इसको हमको पॉइंट में बदलना है क्योंकि हम पॉइंट में आंसर लिखते हैं, क्या करेंगे 10 से भाग देना पड़ेगा हमको, लेकिन 10 से हम जैसे भाग देंगे तो ये तो पॉइंट में बदल जाएगा, लेकिन इसका मान चेंज हो गया, ये जो मान है इस चेंज हो गया, तो इसलिए 10 से गुणा भी कर देते हैं। 10 से 10 कट गया, कोई मान में परिवर्तन नहीं आया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 10 से भाग 10 से गुणा, यहाँ से जैसे भाग देंगे कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। हम क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमको पॉइंट में बदलना है, पॉइंट में बदलने के लिए हमको 10 से भाग देना पड़ेगा। 10 से जैसे भाग देंगे ये मान बदल जाएगा, तो मान ना बदले इसलिए 10 से गुणा भी कर देते हैं ताकि मान ना बदले, मैथ का रूल है। ठीक, तो जिससे भाग दिए उससे गुणा कर दिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं, 10 से 10 कट जाएगा, वही मान है अभी भी 18 × 10⁻3 वही है अभी। ठीक, लेकिन हम काटे नहीं, क्या किए भाग दे दिए, तो 1.8 और ये क्या है 10⁻1, 10⁻10, 10⁻3, 10⁻1 पावर जुड़ जाएगा, बेस को एक बार लिखिए पावर जोड़ दीजिए, 10 3 13 1 14, तो कितना आ गया अक्षीय स्थिति में, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई 1.8 × 10⁻14 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, तो इसमें कुछ करना नहीं है, जो दिया है रखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, बस और कुछ नहीं करना है। फिर एक क्वेश्चन दिया है निरक्षीय स्थिति में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम निरक्षीय स्थिति वाला बताते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये कह रहा है कि 2.5 कूलाम मीटर विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे कर लीजिएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे तो टाइम लगेगा। देखिए 2.5 कूलाम मीटर विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में 7.5 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोई विद्युत द्विध्रुव है, हमको आवेश नहीं मालूम है, ये +Q है, ये -Q है, विद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी को भी हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ मान लीजिए केंद्र है, यहाँ पे कोई बिंदु है P और इस P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये निरक्षीय स्थिति में, मतलब कि द्विध्रुव के केंद्र से 90 डिग्री के कोण पर है, इसलिए हम P को यहाँ पे बनाए, तो केंद्र से 90 डिग्री के कोण पर। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान P हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.5 कूलाम मीटर, ये हमको दिया हुआ है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है
केंद्र से और यहाँ तक की दूरी वो 7.5 मीटर दिया हुआ है, 7.5 मीटर। अब हमको पूछ रहा है ई निरक्षीय, हमको निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। हमको दिया क्या क्या है, P दे दिया है 2.5 कूलाम मीटर और हमको R दूरी दे दिया है कितना, 7.5 मीटर, ये हमको दे दिया है। इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। हम अभी बताए हैं ई एक निरक्षीय में क्या होता है, निरक्षीय में होता है KP/R3, यही ना होता है। हम अभी बताए हैं आपको फार्मूला, तो ये हम आपको फार्मूला पिछले लेक्चर में डिराइव भी किए थे और इस लेक्चर में बताए भी हैं। तो यहाँ से बस फार्मूला में मान रखिए के का मतलब के बराबर होता है 1/4πε0 और इसका मान होता है 9 × 10⁹ यही होता है। यहाँ से के का मान रखेंगे, के का मान कितना 9 × 10⁹ गुणे पी का मान कितना हमको दिया हुआ है 2.5 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर ये सही मात्रक है, कोई बात नहीं, हमको चेंज नहीं करना है, 2.5 रख दिए बटा में आर क्यू मतलब दूरी, केंद्र से दूरी कितना दिया हुआ है 7.5। आर क्यू दूरी का क्यूब, 7.5 तो दूरी है, दूरी का क्यूब करना है, दूरी का क्यूब कर दिए, दूरी का क्यूब कर दिए। अब यही हम सॉल्व कर देंगे इसको और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस जो जो दिया है मान रखिए फार्मूला में और सॉल्व कीजिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अगर सॉल्व करें तो 9 × 10⁹ 9 × 2.5। अभी सोचेंगे आप काटे क्यों नहीं, गुणा क्यों नहीं किए। देखिए यहाँ पे 7.5 × 7.5 × 7.5 3 बार लिख सकते हैं। 7.5 का क्यूब का मतलब यही हुआ, 3 बार लिखा जा सकता है। इससे इसको काटेंगे, ये 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। 2.5 से 7.5 3 बार में, 3 से 3 3 के 9 कट जाएगा, ठीक। फिर 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 2.5 बार में। कितना बार में कट जाएगा 2.5 बार में। अब यहाँ पे 2.5 और 7.5 ये थोड़ा कैलकुलेशन तो लंबा होगा लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ से कुछ नहीं बचा हमारा, तो 10⁹ ऊपर है और बटा में 2.5 × 7.5 हमारा अभी बचा हुआ है। अभी इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ई निरक्षीय में हो जाएगा 10⁹ और बटा में पॉइंट हटाना है तो कितना करना पड़ेगा, एक पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 है, यानी 10 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक है, यहाँ पे भी 10 से 10 2 में मतलब 10 से इसमें 10 से इसमें 2 × 10 2 × 10 का मतलब कि 10 का स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे 25 लिख दिए और गुणे 75 लिख दिए। और हम कैसे लिखे तो 10 क्या किए, यहाँ से हम यहाँ से क्या किए तो हम इसमें गुणा किए हैं 10 का, 10 इसमें गुणा किए हैं 10 इसमें गुणा किए हैं, नीचे यानी ऊपर भी हमको गुणा करना पड़ेगा तो गुणा कर दिए, 10⁻² से ऊपर भी गुणा कर दिए। कैसे देखिए, अगर इसमें हम 10 से गुणा करें तो 25 हो जाएगा, 2.5 में 10 से गुणा 25, फिर 10 से गुणा करें तो ये 75 हो जाएगा, 7.5 75 हो जाएगा। लेकिन जैसे नीचे 10 से गुणा करेंगे मान बदल जाएगा, मान ना बदले इसलिए ऊपर भी 10 से गुणा और फिर से 10 से गुणा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, मान अभी भी नहीं बदला। वही किए 10⁻1 10⁻1 10⁻2 और ये नीचे वाला इसमें गुणा हो गया, ये इसमें गुणा हो गया, खत्म, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से 25 बच्चे 125 कर 5, यहाँ से 10⁻9 10⁻2 10⁻11 हो गया, बटा में 25 बच्चे 125 5 और कितना बचा 12 हासिल बचा। 25 7 7 5 35 कर 5 और 7 दूना 14 और 14 3 17 125 7 हाँ 25 7 कितना हो जाएगा 25 5 125 25 6 150 25 7 175 और 175 10 कितना हो जाएगा 185 और 185 2 187 तो 187 यानी 1875। अब इसमें 1875 का भाग दीजिए। अब भाग देंगे तो जितना आएगा, यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, वैसे कैलकुलेटर का यूज करके इसके आगे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। इतना हार्ड कैलकुलेशन नहीं देता है एग्जाम में।
इतना हार्ड कैलकुलेशन नहीं देता है। यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। अगर इतना हार्ड कैलकुलेशन दे दिया तो यहाँ पे आप अपना आंसर छोड़ दीजिएगा, बस एग्जामिनर अब इसके आगे सॉल्व करेगा। सॉल्व नहीं करते हैं सब, ऐसे नंबर दे देंगे। कैसे कि अब सिंपल फार्मूला हो गया, सिंपल फॉर्मेट हो गया, अब इसको भाग दें तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक, कैलकुलेटर से भाग देना पड़ेगा। वैसे एग्जाम में ऐसे सवाल ही नहीं आते जिसको भाग नहीं दिया जा सकता। भाग दिया जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें आधा घंटा निकल जाएगा, 10 मिनट निकल जाएगा कम से कम। तो इसलिए यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आएगा। वैसे आप भाग देंगे तो 0.0, उसके बाद क्या आएगा 0.0 निकालते हैं। देखिए एक बार हम आपको करके ही दिखा देते हैं। 0.0 यानी 100 हो गया, 0 1000 हो गया, फिर 0 10,000 हो गया, 1875 और गुणे 10,000 तो 18 3 54, 18 5 90 और 75 5 लगभग 5 बार जाएगा। तो 0.0005 और गुणे 10 का पावर माइनस 10 का पावर 11। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगभग में आ गया ये। तो ये हम अगर सॉल्व करेंगे तो अगर पॉइंट हमको हटाना है तो इसमें कितना करना पड़ेगा, 10 का पावर 4 से गुणा करना पड़ेगा, 5.0 हो जाएगा। 10 का पावर 4 कहाँ से लिए हैं, तो 10 का पावर 11 में से 10 का पावर 4 लिए हैं, तो 4 इसमें से घट जाएगा, 10 का पावर 7। ये हमारा आंसर आएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये आप लोग देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप लोग भाग देंगे तो। ऐसे हम भी लगभग में ही लाए हैं। इसको एकदम इक्वल नहीं लाया जा सकता है, इक्वल लाया जाएगा कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर हम कहाँ से यूज करेंगे, तो यहाँ पे 5 आएगा या 6 आएगा, बस इतना ही आ सकता है, 5 या 6 लगभग में। ठीक, तो यहाँ पे 6 भी आप कर सकते हैं, 6 ठीक, लगभग में आप 6 कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं, कुछ भी देखिएगा। आप कैलकुलेटर से करेंगे वैसे 5 ही रहना चाहिए, 5 ही रहना चाहिए, 5 रहेगा। तो आशा है कि आप समझे होंगे इन सभी न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हम इसको एकदम इजी वे में सॉल्व करें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग होगा। कोई भी न्यूमेरिकल होगा आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप एनसीईआरटी से देख करके न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, कोई और बुक हो तो उसको देख करके न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। जहाँ से न्यूमेरिकल आपको मिल जाए, जितना मिल जाए सॉल्व कीजिए। तो आशा है कि आप ये सभी चीज़ें समझे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसी चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक धारावाही चालक तार के कारण, धारावाही नहीं मतलब किसी रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन्हीं सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम उससे पहले हम पढ़ेंगे क्या गाउस का नियम, गाउस प्रमेय, तभी हम वो सब पढ़ पाएंगे। तो आशा है कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए